नोटिफिकेशन पर बहुत बहुत स्वागत है भाई। आज जाइए अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज क्लास यूट्यूब सर्वर पे नहीं है, आप नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते ना। आज मैंने खुद लाइव करी है क्लास, पता। मैंने कहा भैया तुम प्राइवेट सर्वर पे लगा दो, क्लास में खुद लाइव कर लूंगी। हाँ बताओ, आज नहीं है ना, जल्दी बताओ। आज यूट्यूब पे क्लास नहीं चल रही है, किसी बच्चे का कमेंट नहीं आ जाना चाहिए मेरे पास, है ना। चलो स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। यस मैम, ओके। पंकज नमस्ते। त्रिलोक, निखिल, निखिल तुम्हें हमेशा कोई ना कोई दिक्कत ही रहती है बेटा। हाँ, इतनी काहे को दिक्कत रहती है तुम्हें? हाँ, इतनी काहे को दिक्कत रहती है? आज ठीक है ना क्लास? ठीक है, चल स्टार्ट करें अपनी क्लास। अब पीएनजी की प्रॉब्लम आज मैंने कहा ना, पीएनजी वाले बच्चे को डांटूंगी मैं। आज गोविंद राज जी गए मेरे हाथों से, वो पीएनजी अपलोड नहीं कर रहे हैं, उसका नाम गोविंद राज है। आज उसको बोलूंगी मैं, ऐसे ठीक कर देंगे इनको रोज रोज। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। आज अच्छा लग रहा है, बढ़िया। चल रोहित कुमार आपका नाम ले लिया, ठीक है। चलो केमिस्ट्री क्लास थर्सडे फ्राइडे सैटरडे केमिस्ट्री क्लास होगी 3 दिन। वीक में सिर्फ 3 क्लास होगी केमिस्ट्री की। ऑलरेडी बात हो चुकी है मेरे डिपार्टमेंट से 11 से 12 में सुबह थर्सडे फ्राइडे सैटरडे वीक में 3 क्लास आपकी केमिस्ट्री की होंगी, पक्का होगा बेटा। हाँ, केमिस्ट्री क्लास हो जाएगी, डोंट वरी। देखो केमिस्ट्री क्लास सिर्फ कितनी होती है, 40 से 45 क्लास में केमिस्ट्री खत्म हो जाता है। तो मैं वीक में 3 क्लास होगी, तो एक महीने में कितनी क्लास होगी? लगभग 10 11 क्लास होगी, तो हो जाएगा केमिस्ट्री आपका खत्म, डोंट वरी, ठीक है। केमिस्ट्री क्लास चल जाएगी बेटा, ऑफ नहीं रहेगी, बता दिया मैंने। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन, सैटरडे को बायो वाली नहीं होगी, सब केमिस्ट्री की होगी। 11 से 12 में सुबह आपकी क्लास होगी। चलिए स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। चलो आज एक दिन में 3 क्लास पढ़ लोगे तुम, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स है सब पढ़ लोगे। केमिस्ट्री के नोट्स अपलोड नहीं हुए? केमिस्ट्री के नोट्स अपलोड नहीं हुए? आज करती हूँ, रुको रुको, आज से कल कल तक आपकी पीएनजी की प्रॉब्लम मैं सॉल्व करवा दूंगी, ठीक है। आज और कल में मैं पीएनजी की भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करवा दूंगी, पीएनजी अपलोड करवाने वाले को मैं बोल दूंगी, ठीक है। तो आप लोग बहुत परेशान करते हो यार, जब मैं दोनों क्लास लेती हूँ एक दिन में, तो आप लोग टेक्निकल टीम को फोन लगा देते हो कि मैम को बोलिए हमारा सिलेबस पीछे छूट जाएगा, नहीं हो पाएगा, हम इतना नहीं पढ़ पाते हैं, एक दिन में हमें और भी क्लास करनी होती है। लगाऊं क्लास तो दिक्कत, ना क्लास लगाऊं तो दिक्कत, कैसे काम चलेगा? मैं प्लाज्मिड क्या होता है पढ़ा चुकी हूं बेटा, मैं पहले पढ़ा चुकी हूं। प्लाज्मिड क्या होता है? चलो कल हमने पढ़ा डीएनए, और फिर हमने पढ़ा कि डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़ जाते हैं तो क्या बनता है बेटा? क्रोमोसोम बनता है। ये क्रोमोसोम्स क्या होती है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है सेल्स के अंदर, ये धागेनुमा संरचना होती है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये धागेनुमा संरचनाएं होती हैं। कैसे बनती है क्रोमोसोम? पहली क्लास में बताया था मैंने, अब बार-बार थोड़ा बताएंगे। धागेनुमा संरचनाएं हमारी सेल्स के अंदर होती हैं, जो किससे बनती हैं? वो बनती है डीएनए की पैकेजिंग होकर हिस्टोन प्रोटीन के साथ। जैसे ही डीएनए बाहर जा रहा था, लंबा हो रहा था, हिस्टोन प्रोटीन ने उसको क्या कर दिया है? उसको कर दिया है बेटा, क्या उसको बांध दिया, उसकी पैकेजिंग कर दी, तो उसे क्या बन जाता है? उसे क्रोमोसोम बन जाते हैं, उसे गुणसूत्र बन जाते हैं, बन गए, है ना। अब क्या होता है जब इस क्रोमोसोम की बात करते हैं, इनकी खोज किसने की थी? दो साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं, तो वो लिख लो आप। क्रोमोसोम की डिस्कवरी के लिए कौन से वैज्ञानिक आपको ऑप्शन में मिल सकते हैं? तो क्रोमोसोम की खोज की थी फ्लेमिंग प्लस वेल्डियर, जो भी नाम आपको मिल जाए, आपका तो ऑप्शनल पेपर है ना। फ्लेमिंग और वेल्डियर करके दो साइंटिस्ट है बेटा, इनमें से जो भी आपको नाम मिल जाए वही नाम आपका सही हो जाएगा। क्रोमोसोम्स कब दिखाई देते हैं? अगर आपको एक सेल के अंदर क्रोमोसोम्स देखने हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ दिखाई देंगे ड्यूरिंग सेल डिवीजन प्रोसेस। जब एक सेल अपने आप को डिवाइड कर रही होती है, अपना विभाजन कर रही होती है, कोशिका विभाजन कर रही होती है, उसी समय सिर्फ आपको क्रोमोसोम्स विजिबल होते हैं। तो आप क्या लिखोगे? आपको लिखना है कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो विजिबल होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये सिर्फ और सिर्फ कोशिका विभाजन के समय दिखाई देते हैं। इसका मतलब अगर हम क्रोमोसोम्स देखना चाहें मैम, तो हमें कौन सी सेल उठानी पड़ेगी? तो आपको एक ऐसी सेल उठानी पड़ेगी जिस सेल के अंदर क्या है? सेल डिवीजन हो रहा है, तो वहां पर क्रोमोसोम्स दिखाई देंगे। और वही सेल डिवाइड करती है जो पुरानी हो जाती है, नई सेल डिवाइड नहीं करती है बेटा, ठीक है। नई सेल विभाजन नहीं करती है, वही सेल डिवाइड। देखो मान लो ये नया सेल है, अभी नया नया बना है, जब ये सेल पुरानी हो जाएगी ना, तो ये सेल अपने आप को डिवाइड करेगी, पुरानी हो जाएगी तो अपने आप को विभाजन करेगी, एक से दो बनाएगी सेल। मैं आगे पढ़ाऊंगी आपको सेल डिवीजन कैसे होता है, कौन-कौन सी प्रोसेस, कौन-कौन सी स्टेजेस होती हैं, सारी बातें पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस प्रोसेस में जब कोशिका अपने आप को विभाजन कर रही होती है, उसी टाइम आप क्रोमोसोम देख सकते हो, और सेल वही डिवाइड करती है जो पुरानी हो जाती है। ओल्ड सेल्स होती है वही अपने आप को डिवाइड करती है, जो पुरानी कोशिकाएं होती है वही अपने आप को विभाजित करती है, ठीक है। अब जरा सुनो, अब नेक्स्ट पॉइंट सुनो। जब बात करते हैं क्रोमोसोम की, तो क्रोमोसोम्स होते कितने हैं? इस बोर्ड में प्रॉब्लम क्या हो रही है? हां देखो, क्रोमोसोम हमेशा और हमेशा पेयर्स में होते हैं बेटा। क्रोमोसोम्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स, जोड़ियों में होते हैं बेटा, सम संख्या में होते हैं। कभी आप ये नहीं सुनोगे इसमें 3 क्रोमोसोम है, 3 नहीं, 3 जोड़ी हो सकते हैं। कभी ये नहीं सुनोगे 5 5 नहीं होते हैं, 5 जोड़ी होते हैं बेटा, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर में होते हैं, हमेशा जोड़ियों में होते हैं। अब पहले भी क्रोमोसोम्स के कुछ आपको वो बताती हूं, पार्ट्स बताती हूं, क्रोमोसोम्स के कौन-कौन से पार्ट है। ये एक क्रोमोसोम है, ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है। अब आप लोगों की जो नेट खत्म हो जाता है, इन सब के लिए मैं रिस्पांसिबल नहीं हूं बेटा, ना। मैं इंटरनेट खत्म हो जाता है, मैं क्या करूं बेटा इससे, है ना। सुनो जरा, ये क्रोमोसोम है, ये धागे में संरचना दिख रही है, ध्यान से सुनना, ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम ऐसे, ठीक है, दिख गया आपको क्रोमोसोम, गुणसूत्र होता है। अब सुनो, गुणसूत्र की दो भुजाएं होती हैं, एक ये रही इसकी आर्म, एक ये रही इसकी आर्म, ठीक है। ये दो भुजाएं, क्रोमोसोम की दो भुजाओं को क्या कहा जाता है? क्रोमेटिड कहा जाता है, क्रोमेटिड कहा जाता है। कभी-कभी सिस्टर क्रोमेटिड्स कह देते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम की जो दो भुजाएं होती हैं उनको क्रोमेटिड कहा जाता है, हिंदी में सेम नाम है क्रोमेटिड, ठीक है। ये दोनों भुजाएं जिस पॉइंट पे मिलती हैं, जिस बिंदु पे मिलती हैं, उस बिंदु को गुणसूत्र बिंदु कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम सेंट्रोमियर कहते हैं। अगर आपको याद रखना है, क्रोमोसोम्स की जो भुजाएं होती हैं जिनको हम क्रोमेटिड्स कहते हैं, उसके किनारों के ऊपर, किनारों यानी टिप के ऊपर ऐसे प्रोटेक्शन की मेम्ब्रेन लगी हुई होती है। ये गुणसूत्र को प्रोटेक्शन देती है, इसकी भुजाओं को सुरक्षा देती है, उसको टेलोमियर कहते हैं। तो ये तीन शब्द आपको लिखने हैं। कैसे बनाओगे? देखो ऐसे बनाओ आप यहां पर, अगली अगली स्लाइड पे बनाते हैं, इसमें प्रॉब्लम हो रही है स्लाइड में ना। चल, ये गुणसूत्र के कभी-कभी पार्ट्स आ जाते हैं बेटा, ऐसे होता है क्रोमोसोम, ऐसे, ठीक है, ऐसे क्रोमोसोम होता है ये क्रोमोसोम। तो ये वाली जो है ना, ये दो भुजाएं, इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें क्रोमेटिड्स कहते हैं, इन्हें क्रोमेटिड्स कहते हैं। तो आपसे पूछेगा गुणसूत्र की भुजाओं को क्या कहा जाता है? क्रोमेटिड्स या सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। ये बिंदु जहां पर दोनों भुजाएं आके मिल रही हैं, इसे सेंट्रोमियर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बेटा? सेंट्रोमियर कहा जाता है। हिंदी में सेंट्रोमियर ही लिखा होता है, वैसे गुणसूत्र बिंदु हो सकता है जिस बिंदु पे मिलते हैं। अब इन क्रोमेटिड्स के ऊपर यहां पे प्रोटेक्शन के लिए ऐसे ये हिस्सा जो है ना, ये लेयर से, ये परत से, ये झिल्ली से घिरा हुआ होता है, और इस झिल्ली को बोलते हैं टेलोमियर। ये टेलोमियर वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है कि व्हाट इज टेलोमियर? टेलोमियर क्या होता है? तो गुणसूत्र की जो भुजाएं होती है क्रोमेटिड्स, उनके ऊपर हल्का सा कोट लगा होता है, आवरण लगा होता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं, आप बताओगे टेलोमियर। याद रखना, गुणसूत्र की ऊपर वाली भुजाएं होती हैं वो शॉर्ट होती हैं, शॉर्ट आर्म्स कहलाती हैं, ये छोटी भुजा कहलाती है। ये क्या होती है? छोटी। और नीचे वाली जो होती है वो लॉन्ग आर्म कहलाती है, वो लंबी भुजा कहलाती है। बस गुणसूत्र की ऐसी स्ट्रक्चर होती है। और क्रोमोसोम्स हमेशा और हमेशा जोड़ियों में होते हैं, हमेशा और हमेशा ये जोड़ियों में पाए जाते हैं। बस एक नोट डालकर एक पॉइंट लिखो बेटा, क्या बैक्टीरिया, फटाक से मुझे कमेंट करके ये बताना, बैक्टीरिया कैसा होता है? एक कोशिकीय जीव होता है ना, पढ़ाया ना। तो जीवाणुओं की कोशिका में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम पाया जाता है, एक जोड़ी मत कर देना, सिंगल, एक नंबर में एक। जीवाणुओं की कोशिका में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? सिंगल, एक क्रोमोसोम पाया जाता है। इसकी बैक्टीरिया की सेल में सिर्फ और सिर्फ एक गुणसूत्र पाया जाता है। इसके अलावा आप इस धरती पर जितने भी लिविंग्स हैं उन सबकी सेल उठाकर देखोगे तो आपको किसी में 7 जोड़ी मिलेंगे, किसी में 12 जोड़ी मिलेंगे, किसी में 21 जोड़ी मिलेंगे। जैसे जो मटर का पौधा होता है उसमें 7 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना। जैसे आप सुनाओ गेहूं के पौधे में 21 जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखना है बेटा क्या, कि बैक्टीरिया के अंदर एक क्रोमोसोम होता है, एक एक जोड़ी मत कर देना बेटा, ठीक है। इसके अलावा सब में कैसे होते हैं बेटा, आप बताओगे। अलग-अलग पेड़ पौधों में अलग-अलग होते हैं, जैसे मैंने बताया गेहूं में अलग होते हैं, मटर में अलग होते हैं, चने में अलग होते हैं। मैं 4-5 आपको लिखाऊंगी, ठीक है। तो ये इतना आपको याद रखना है क्रोमोसोम्स के हिस्से। अब बात करते हैं बेटा, जब हमारी बॉडी की बात करते हैं ना, हम क्या, हम ह्यूमन बॉडी है, हम ह्यूमंस है ना। तो ह्यूमन बॉडी में टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? मनुष्य के शरीर में आपसे पूछे टोटल कितने हैं? पेयर्स में तो होते हैं 23 जोड़ी, नंबर में कितने होंगे? 46, ऐसे होते हैं बेटा, ठीक है। आगे बात समझ में, नंबर में कितने होंगे? 46। ये जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं ना 23 जोड़ी, इनको हम दो भागों में बांटते हैं। कौन-कौन से? नंबर 1 पे जो क्रोमोसोम्स आते हैं उनको बोलते हैं ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स, यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से समझ लेना, ऑटोसोम्स। और नंबर 2 पे जो क्रोमोसोम्स आते हैं उनको बोलते हैं बच्चा एलोसोम्स। ऑटोसोम्स, एलोसोम्स, ये ह्यूमन क्रोमोसोम्स हैं, किसी और के क्रोमोसोम्स की बात नहीं कर रहे हैं। हमारी सेल्स में ऑटोसोम्स और एलोसोम्स दो प्रकार के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्या होते हैं ऑटोसोम्स, क्या होते हैं एलोसोम्स? देखो ऑटोसोम्स वो क्रोमोसोम्स होते हैं जो लड़का और लड़की में एक जैसे हो, सेम हो। सेम का मतलब होता है एक जैसे क्रोमोसोम,
किसमें? मेल और फीमेल बॉडी में। अरे ह्यूमन दो होते हैं, मेल और फीमेल, एक लड़का एक लड़की। ऐसे क्रोमोसोम जो लड़का और लड़की के एक जैसे हैं, हूबहू दिखने में एक जैसे हैं और एक जैसा काम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। ठीक है, कितने होते हैं ऑटोसोम्स? 22 पेयर्स, 22 जोड़ी क्रोमोसोम्स लड़का और लड़की के एक जैसे होते हैं। जब जोड़ी में 22 है तो नंबर में कितने हो जाएंगे? 44। इसका मतलब है 44 क्रोमोसोम्स लड़का और लड़की के एक जैसे होते हैं, है ना? समझ गए? हाँ जी मैम। अब एलोसोम्स क्या होते हैं? ऐसे क्रोमोसोम्स जो मेल और फीमेल बॉडी के डिफरेंट होते हैं। लड़का और लड़की की सेल्स में जो अलग अलग क्रोमोसोम्स होते हैं वो एलोसोम्स कहलाते हैं। अब आप मुझे ये बताओ, 22 जोड़ी जब सेम है तो एलोसोम्स कितने बचे? एक जोड़ी बचे, वन पेयर। एक जोड़ी का मतलब नंबर में दो, दो क्रोमोसोम्स लड़का और लड़की के अलग अलग होते हैं। ठीक है, अलग अलग होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं ये लड़का और लड़की के? बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनिए जरा। आओ जरा जब बात करते हैं मेल में कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं। बेटा लड़के में 44 तो सेम होंगे, 44 तो लड़का और लड़की सेम होंगे। हाँ जी मैम। मेल में जो अलग होते हैं एलोसोम्स वो होता है X, Y, और फीमेल के, महिलाओं के, लड़कियों के बॉडी में जो एलोसोम्स होते हैं वो X, X होते हैं। इसका मतलब मैम लड़कों के शरीर में क्या 44 प्लस XY मिलेंगे सेल्स में? जी हाँ। और लड़कियों के शरीर में क्या मिलेंगे? 44 प्लस XX क्रोमोसोम ऐसे मिलते हैं। मेल सेल्स ऐसी होती है, फीमेल सेल्स ऐसी होती है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? हाँ जी मैम। अब बच्चा लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी वो कैसे डिसाइड होते हैं? जेंडर कैसे डिसाइड होता है? लिंग का निर्धारण कैसे होता है कि होने वाला बच्चा लड़का पैदा होगा या लड़की होगा? अब आप मुझे ये बताओ, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, 44 क्रोमोसोम्स तो एज इट इज आएंगे, ये माने, क्योंकि ये तो सेम है चाहे लड़का हो चाहे लड़की। जी हाँ मैम, है ना? मानते हैं ना? हाँ जी। अब क्या होता है? 44 क्रोमोसोम तो आ गए इस बच्चे के अंदर, कितने बचे? दो। तो दो में से एक पिता से आता है, एक माता से आता है। अब पिता में सुनो बच्चा, दो क्रोमोसोम है, मान लो यहां से पिता का X आ गया और माता का ये वाला X आ गया। ठीक है, तो मम्मी का ये आया, पापा का ये आया, तो XX जुड़ते ही XX किसके क्रोमोसोम होते हैं? लड़की के। तो होने वाला बच्चा क्या पैदा होगी? लड़की पैदा होगी। होने वाले बच्चा क्या पैदा होगा? लड़की पैदा होगी। अब अगर यहाँ का Y आ गया, यहाँ का X आ गया, ये तो X आ गया और ये वाला Y आ गया, है ना? तो X और Y क्रोमोसोम किसके होते हैं? लड़के के। तो होने वाला बच्चा क्या पैदा होगा? बेबी बॉय पैदा होगा। बेबी बॉय पैदा होगा। तो जैसे ही 44 के साथ एक X पापा का, एक X मम्मी का आया, तो होने वाली बच्ची क्या हो जाएगी? लड़की। अगर 44 के साथ पापा का X आया, सॉरी पापा का Y आया, मम्मा का X आया, तो XY जुड़कर क्या बन जाएगा? बेबी बॉय बन जाएगा। अब मेरे होशियार बच्चों, मुझे ये बताओ, किसके क्रोमोसोम्स डिसाइड करने हैं कि होने वाला बच्चा लड़का पैदा होगा या लड़की? फटाक से कमेंट करके बताओ, आज मुझे चोट लगी सोच में। हाँ जल्दी बताओ मुझे कि किसके क्रोमोसोम डिसाइड करें लड़का पैदा होगा या लड़की? अरे भैया, पापा के क्रोमोसोम डिसाइड कर रहे हैं कि होने वाला बच्चा क्या होगा, लड़का या लड़की, क्योंकि भाई मम्मी में तो दोनों ही X है, दोनों ही X है ना? इसीलिए कहते हैं जो मेल एलोसोम्स होते हैं, पापा के जो एलोसोम्स होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम जेंडर डिटरमाइंड क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? जेंडर डिटरमाइंड क्रोमोसोम्स कहते हैं। इन्हें लिंग निर्धारक गुणसूत्र कहते हैं बेटा। ये लिंग का निर्धारण करते हैं। और कौन से करते हैं आप मुझे बताओ? पापा के कौन से? X और Y। अच्छा बच्चों, दोनों में ज्यादा अच्छा आंसर देना हो तो क्या देखो? देखो X तो कॉमन है, ये वाला X और ये वाला X कॉमन है। ये वाला Y आया तो लड़का, नहीं आया तो X आ गया तो लड़की। तो बेसिकली जो पापा का Y वाला क्रोमोसोम है ना, ये डिसाइड करता है बच्चा कि लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी। वो बात अलग है, हमारे समाज में अलग अलग धारणाएं होती हैं कि लड़का लड़की पैदा कर दी तो बेचारी महिला को घर से निकाल देते हैं, उसके अत्याचार करते हैं कि तुम तो लड़की पैदा कर रही हो। अब ये बिना पढ़े लिखे लोगों की दिक्कत होती है बेटा। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज से 3-4 महीने पहले वार्निंग दी थी कि भाई लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगा, इसमें लड़की के क्रोमोसोम का योगदान नहीं है, लड़के के क्रोमोसोम का योगदान है। तो आप लड़के को घर से निकालो, अपने लड़की को निकालो, लड़की पैदा कर दी, है ना? तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है किसके क्रोमोसोम डिसाइड करते हैं? लिंग निर्धारक गुणसूत्र किसके होते हैं? फादर के, लड़के के, पापा के। पापा का कौन सा? X और Y। एलोसोम्स, ऑटोसोम्स तो पापा के सेम है लड़की जैसे, ठीक है ना? और एलोसोम्स भी कौन सा? ये Y वाला डोमिनेट कर रहा है यहाँ पे बेटा। Y आया तो लड़का हो जाएगा, नहीं आया तो X आया तो लड़की हो जाएगी। ठीक है, तो आपको पढ़े लिखे लोगों की तरह बिहेव करना है। आपको ये कहीं पर भी आपके सामने ऐसी कोई घटना कर रही होती है जहाँ पे लड़की को ब्लेम किया जाता है कि तुमने लड़का पैदा कर दिया, तो आपको बोलना नहीं भैया इसमें इसकी गलती नहीं है ना? इसमें से पापा की गलती, बच्चे की, बच्चे के पापा को आप डांटो, है ना? ऐसे करना है। अब सुनो बच्चों, दो जेंडर तो ये हो गया, है ना? दो जेंडर हो गए, मेल और फीमेल। अब आता है थर्ड जेंडर। थर्ड जेंडर कैसे बनता है वो सुनो बच्चा। थर्ड जेंडर को हम बोलते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं इसको, जिनको हम आम भाषा में किन्नर विन्नर कह देते हैं। ये किन्नर कैसे पैदा होते हैं? पहली बात तो किन्नर नॉर्मल पेरेंट्स से पैदा होते हैं। किन्नर बच्चे थोड़ी कर पाते हैं। एक नॉर्मल पेरेंट्स होते हैं वही क्या करते हैं, किन्नर बच्चा पैदा हो जाता है उनसे, फिर किन्नर समाज को पता लगता है तो बच्चे को ले जाते हैं, है ना? तो किन्नर बच्चे पैदा नहीं कर पाते बिकॉज़ उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स आप बताओगे डेवलप नहीं होते हैं, है ना? उनमें गैमेट्स नहीं बनते हैं, उनमें स्पर्म्स नहीं बनता है तो बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। अब ये बनते कैसे हैं? ये बनते कैसे हैं तो वो सुनो बच्चा। देखो 44 प्लस X और आप बताओगे Y, यहां तक ये क्रोमोसोम्स किसके हैं? 44 प्लस XY, ये बॉय के हैं। यहां तक ये साधारण लड़का है, ये बॉय है। लेकिन होता क्या है, जब कोई लड़की पेट से होती है ना, मां बनने वाली होती है, तो उसके पेट में जो बच्चा होता है उसका जेंडर बन रहा होता है। जेंडर बन रहा होता है तो क्या होता है बेटा कि जैसे ही जेंडर बन रहा होता है उस समय उसके क्रोमोसोम में कुछ गड़बड़ हो जाती है ना? कुछ गड़बड़ होगी क्रोमोसोम में। तो ये वाला जो क्रोमोसोम है ना X वाला, ये वाला आ जाता है और ये साथ में आके जुड़ जाता है ऐसे। और ये X किसके कैरेक्टर लाएगा? क्योंकि लड़कियों में होते हैं तो ये कैरेक्टर किसके? गर्ल के लाएगा। और अब आप सोचो ये बच्चा जब पैदा होगा तो इसमें लड़का और लड़की दोनों के लक्षण आएंगे। और इन्हीं को आप क्या बोलते हो फिर? इनको साइंस में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाले लोग कहा जाता है और आम भाषा में किन्नर विन्नर कहते हैं। बेटा किन्नर भी दो होते हैं, एक होता है मेल किन्नर, एक होता है फीमेल किन्नर। ये वाला जो किन्नर होगा ना, ये होगा मेल, ये थर्ड जेंडर बनेगा। ठीक है, ये क्या बनेगा? मेल थर्ड जेंडर बनेगा। क्योंकि किसके क्रोमोसोम में गड़बड़ होगी? देखो लड़का बन रहा था, लड़की का आ गया हो गया, है ना? ऐसे ही बच्चा होता है 44 प्लस XX। यहां तक कि नॉर्मल लड़की थी, गर्ल थी, लेकिन एक और आके Y ऐड हो गया। तो ये Y किसके क्रोमोसोम लाएगा? बॉय के। तो ये वाला जो होगा ना बेटा, ये वाला आपका फीमेल थर्ड जेंडर कहलाएगा। फिर आप ये सब छोड़ो, आपको बस इतना याद रखना है कि जब ये क्रोमोसोम्स देखो 44 45 46 क्रोमोसोम्स नॉर्मल बॉडी में, नॉर्मल बेबी की सेल्स में होने चाहिए, लेकिन एक और आके एक्स्ट्रा ऐड हो गया X वाला, तो X वाला लड़की के कैरेक्टर भी आएगा साथ में, तो लड़का लड़की दोनों के लक्षण आ गए, है ना? ऐसे ही अगर Y आके यहाँ पर जुड़ गया तो बेटा वो लड़का लड़की फिर कैरेक्टर मिक्स कर देता है। तो यहाँ से बनता है बेटा थर्ड जेंडर, यहाँ पे बनता है थर्ड जेंडर। तो ये तीन जेंडर आपने समझ लिए हैं, मेल जेंडर ऐसे बनता है, फीमेल ऐसे बनता है और थर्ड जेंडर ऐसे बनता है। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में? हाँ जी मैम। तो लड़का होगा या लड़की होगा इसको डिसाइड कौन करता है? मेल के क्रोमोसोम्स। हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? टोटल 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, और 23 जोड़ी जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो टोटल नंबर में 46 होते हैं। 22 जोड़ी लड़का लड़की में सेम है, एक जैसे लक्षण लेके आते हैं। अब आप थोड़े बहुत क्रोमोसोम्स याद कर लेना बेटा। जैसे कभी-कभार पूछ लेता है मटर के पौधे में, आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा ग्रीगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पे एक्सपेरिमेंट किए थे। याद किया ना स्कूल में हमने कैपिटल टी स्मॉल टी फ्रेम का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाया था, है ना? तो यहाँ से जेनेटिक्स ब्रांच बनी थी, आनुवंशिक विज्ञान बना था, है ना? तो ये क्या होता है बेटा, ये क्या होता है इस तरीके से। तो यहाँ से मटर के पौधे पे क्योंकि मेंडल जी ने एक्सपेरिमेंट किया था, इसलिए पूछ लेता है मेंडल ने मटर का पौधा ही क्यों चूज किया था, मटर के पौधे पे क्यों एक्सपेरिमेंट किए थे? क्योंकि बेटा मटर के पौधे में 7 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, 7 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ये क्रोमोसोम्स कम है तो उन्हें कम रिसर्च करनी पड़ी। और दूसरा मटर के पौधे का लाइफ स्पैन कम होता है। देखा ना कितनी जल्दी जल्दी मटर का पौधा बड़ा हो जाता है और उससे फली लग जाती है, जीवन काल कम होता है। इसलिए बेटा उसको ना रिजल्ट जल्दी दिख जाए, कम क्रोमोसोम पे रिसर्च करके जल्दी रिजल्ट मिल जाए, इसलिए ग्रेगर जॉन मेंडल जी ने मटर का पौधा चूज किया था। तो ये एग्जाम में आ सकता है कभी-कभी। ठीक है, एक होता है चिंपैंजी में हमसे ज्यादा एक पेयर क्रोमोसोम होता है, 24 पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं, तो इसलिए पूछ लेता है कभी-कभी। ऐसे ही आपसे पूछ लेता है गेहूं के पौधे में कितने आपके ये होते हैं क्रोमोसोम्स? 21 जोड़ी होते हैं। ठीक है, 21 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे बैक्टीरिया में कितने होते हैं, कोई बैक्टीरिया दे दे आपको, जीवाणु में कितने होते हैं? ओनली वन, एक क्रोमोसोम। तो आपसे पूछेगा एक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? बैक्टीरिया में, गुणसूत्र, एक गुणसूत्र जीवाणु की कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, ये कभी-कभी आपसे पूछ लेता है, तो ये आप याद रख लेना। अब आपको अगर ये लिखने है ना गेहूं कुत्ते में कितने होते हैं, बिल्ली में कितने होते हैं, तो आप देख सकते हैं बेटा, है ना? तो आप देख सकते हैं, इंटरनेट से देख सकते हैं, वैसे नहीं आते एग्जाम में ना, इतने आपको याद है, जो मैं लिख पाती हूं वो आते एग्जाम में। तो बच्चों मुझे ये बताओ जेंडर डिसाइड किसने कर दिया? क्रोमोसोम ने। क्रोमोसोम ने डिसाइड किया कितने, मतलब लड़का होगा या लड़की होगी। अब बच्चा
बात आती है जो बच्चा पैदा हुआ है उसमें लक्षण किसके आ रहे हैं, कौन से लक्षण पिता से आए हैं, कौन से लक्षण माता से आए हैं, ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करते हैं जीन। तो नेक्स्ट लिखो जीन। तो बच्चा पूछता है जीन क्या होता है, जीनोम क्या होता है, मैंने कहा था अगली क्लास में आ जाएगा जीन क्या होता है। जीन क्या होते हैं तो लिखिए बेटा, जीन होते हैं बीड लाइक स्ट्रक्चर। बीड का मतलब होता है बेटा छोटे छोटे बिंदु जैसे, ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर। और किस पे होते हैं ये डीएनए पे ही होते हैं जीन। जीन किससे चिपके होते हैं, डीएनए से चिपके होते हैं, ठीक है। तो बीड लाइक स्ट्रक्चर्स, या आप लग सकते हो जीन किसको बोलते हैं, सेगमेंट ऑफ डीएनए। सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का एक छोटा सा खंड है, उसके ऊपर जीन्स होते हैं। तो हम कभी-कभी कहते हैं डीएनए के छोटे से हिस्से को, डीएनए के छोटे से खंड को या छोटे से हिस्से को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं बेटा। जीन देखो कैसे, ये डीएनए है, हाँ मैम, इस डीएनए का इतना सा हिस्सा लो, इतना सा हिस्सा, इतना सा। तो इस पे इस तरीके की बीड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगी आपको, उन्हीं को आप जीन कहते हैं। अब आप समझना ध्यान से, डीएनए, डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़ गया, क्रोमोसोम बन गया। क्रोमोसोम और डीएनए बात तो एक ही है। तो या तो मैं ये कह दूं क्रोमोसोम के ऊपर जीन चिपके होते हैं, या मैं ये कह दूं कि डीएनए के ऊपर जीन चिपके होते हैं। अरे बात तो बराबर है ना, हाँ मैम बात बराबर है। तो इसीलिए कल की क्लास में याद करो, मैंने कहा था डीएनए एक्सपेरिमेंट किया था, इसलिए पूछ लेता है मेंडल ने मटर का पौधा ही क्यों चूज किया था, मटर के पौधे पे क्यों एक्सपेरिमेंट किए थे, क्योंकि बेटा मटर के पौधे में 7 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, 7 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ये क्रोमोसोम्स कम है तो उन्हें कम रिसर्च करनी पड़ी। और दूसरा मटर के पौधे का लाइफ स्पैन कम होता है, देखा ना कितनी जल्दी जल्दी मटर का पौधा बड़ा हो जाता है और उसमें फली लग जाती है, जीवन काल कम होता है। इसलिए बेटा उसको ना रिजल्ट जल्दी दिख जाए, कम क्रोमोसोम पे रिसर्च करके जल्दी रिजल्ट मिल जाए, इसलिए ग्रेगर जॉन मेंडल जी ने मटर का पौधा चूज किया था। तो ये एग्जाम में आ जाता है कभी कभी, ठीक है। एक होता है चिंपैंजी, चिंपैंजी में हमसे ज्यादा एक पेयर क्रोमोसोम होता है, 24 पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं, तो इसलिए पूछ लेता है कभी कभी। ऐसे ही आपसे पूछ लेता है गेहूं के पौधे में कितने आपके ये होते हैं क्रोमोसोम्स, 21 जोड़ी होते हैं, ठीक है, 21 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे बैक्टीरिया में कितने होते हैं, कोई बैक्टीरिया दे आपको, जीवाणु में कितने होते हैं, ओनली 1, एक क्रोमोसोम। तो आपसे पूछेगा एक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है, बैक्टीरिया में, गुणसूत्र, एक गुणसूत्र जीवाणु की कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। ये कभी कभी आपसे पूछ लेता है, तो ये आप याद रखिए ना। अब आपको अगर ये लिखने हैं ना गेहूं कुत्ते में कितने होते हैं, बिल्ली में कितने होते हैं, तो आप देख सकते हैं बेटा, तो आप देख सकते हैं, इंटरनेट से देख सकते हैं, वैसे नहीं आते एग्जाम में ना, इतने आपको याद है, जो मैंने लिख पा दी वो याद एग्जाम में। तो बच्चों मुझे ये बताओ, जेंडर डिसाइड किसने कर दिया, क्रोमोसोम ने। क्रोमोसोम ने डिसाइड कर दिया कितने, मतलब लड़का हो गया लड़की होगी। अब बच्चा बात आती है जो बच्चा पैदा हुआ है उसमें लक्षण किसके आ रहे हैं, कौन से लक्षण पिता से आए हैं, कौन से लक्षण माता से आए हैं, ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करते हैं जीन। तो नेक्स्ट लिखो जीन। तो बच्चा पूछता है जीन क्या होता है, जीनोम क्या होता है, मैंने कहा था अगली क्लास में आ जाएगा जीन क्या होता है। जीन क्या होते हैं तो लिखिए बेटा, जीन होते हैं बीड लाइक स्ट्रक्चर। बीड का मतलब होता है बेटा छोटे छोटे बिंदु जैसे, ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर। और किस पे होते हैं ये डीएनए पे ही होते हैं जीन। जीन किससे चिपके होते हैं, डीएनए से चिपके होते हैं, ठीक है। तो बीड लाइक स्ट्रक्चर्स, या आप लग सकते हो जीन किसको बोलते हैं, सेगमेंट ऑफ डीएनए। सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का एक छोटा सा खंड है, उसके ऊपर जीन्स होते हैं। तो हम कभी-कभी कहते हैं डीएनए के छोटे से हिस्से को, डीएनए के छोटे से खंड को या छोटे से हिस्से को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं बेटा। जीन देखो कैसे, ये डीएनए है, हाँ मैम, इस डीएनए का इतना सा हिस्सा लो, इतना सा हिस्सा, इतना सा। तो इस पे इस तरीके की बीड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगी आपको, उन्हीं को आप जीन कहते हैं। अब आप समझना ध्यान से, डीएनए, डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़ गया, क्रोमोसोम बन गया। क्रोमोसोम और डीएनए बात तो एक ही है। तो या तो मैं ये कह दूं क्रोमोसोम के ऊपर जीन चिपके होते हैं, या मैं ये कह दूं कि डीएनए के ऊपर जीन चिपके होते हैं। अरे बात तो बराबर है ना, हाँ मैम बात बराबर है। तो इसीलिए कल की क्लास में याद करो, मैंने कहा था डीएनए इज नॉन एज जेनेटिक मटेरियल। डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं, ये पूरा पदार्थ है, क्योंकि डीएनए से क्रोमोसोम बने, क्रोमोसोम के ऊपर आपके जीन बने हैं, है ना। इसलिए हम कहते हैं डीएनए मैच करते हैं, पापा का डीएनए आपके डीएनए से मैच करते हैं। तो डीएनए के ऊपर क्या मैच करते हैं, क्रोमोसोम मैच करते हैं, जीन मैच करते हैं। भाई क्रोमोसोम जीन मैच हो रहे होंगे क्योंकि आपके पिता से आए हैं, आपने बताया मैंने, आपके पापा से आए हैं क्या क्रोमोसोम, है ना, ऐसे ही राइट। तो आपको समझना है, इसीलिए डीएनए मैच किया जाता है, डीएनए के सेगमेंट पे जीन चिपके हुए होते हैं ऐसे। और ये जीन देख लेते हैं कि आपके पापा से मिल रहे हैं क्या, तो आपके पापा का मतलब आप उन्हीं के बच्चे हैं, आपके पिता वही है, और डीएनए मैच नहीं कर रहा है तो गड़बड़, आप समझ रहे होंगे, है ना। तो बात करते हैं कि ये जीन्स जो होते हैं, इनकी जब बात करते हैं खोज किसने की, ये जीन होते हैं डीएनए के ऊपर चिपके हुए, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, जॉनसन नाम के साइंटिस्ट ने। जो जीन है उसकी खोज जॉनसन ने की थी बेटा, जॉनसन नाम के साइंटिस्ट ने। और जब आप इस जीन के बारे में डिटेल में स्टडी करते हो, भाई कितने जीन है, कहां से आए, क्यों आए, तो पता है बायोलॉजी का एक ब्रांच बन जाता है, उसी ब्रांच को कहते हैं हम जेनेटिक्स। इसी ब्रांच को हम कहते हैं जेनेटिक्स, हिंदी में कहते हैं आनुवंशिकी विज्ञान। क्या होता है आनुवंशिकी विज्ञान, ऐसे विज्ञान जिसके अंदर हम जीन के बारे में अध्ययन करते हैं। तो स्टडी अबाउट जीन इज नोन एज जेनेटिक्स। और इसी ब्रांच में सबसे पहले काम करने वाले साइंटिस्ट थे ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल जी ने बनाई है ये ब्रांच, है ना। कौन से पौधे पे एक्सपेरिमेंट करके, मटर के पौधे पे एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि मटर के पौधे में जो लक्षण है वो पिछली पीढ़ी से आ रहे हैं, पिछली पीढ़ी मतलब उसका बीज, है ना। तो आपसे पूछेगा हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकी विज्ञान के पिता कौन है, जनक कौन है, तो इस आनुवंशिकी विज्ञान को बनाने वाले मेंडल जी है बच्चा, है ना। इसीलिए हम कहते हैं कि मैं जेनेटिक्स से पीएचडी कर रहा हूं। तो कौन सी ब्रांच पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है जीन। अब बच्चों एक बात याद रखना, ये जीन क्या करते हैं, ये जीन जेनेटिक कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करते हैं। ये क्या करते हैं, दे ट्रांसफर जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ये आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाते हैं, आनुवंशिक लक्षणों का वाहन करते हैं बेटा। आनुवंशिक लक्षणों का वाहन का मतलब क्या है, पिछली पीढ़ी से कुछ जीन हमें मिले हैं, हमारे से जाएंगे हमारे बच्चों में, हमसे कहां जाएंगे, हमारे बच्चों में जाएंगे। अब मैम ये जेनेटिक कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे बच्चा हाइट, आपकी हाइट आपके माता पिता की हाइट पर डिपेंड करती है। आपकी लंबाई, तो लंबाई वाला जीन आगे से आगे ट्रांसफर होता है, जी हां होता है। जैसे कलर ऑफ स्किन, आपकी त्वचा का रंग, कलर ऑफ स्किन, बेटा आप खुद सोचो अंग्रेज लोग कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा व्हाइट होते हैं, हम इंडियंस कैसे होते हैं, नाइजीरियन कैसे होते हैं। तो हम लोगों को इंडियंस के अंदर वही जीन है ना, जो हम इंडियंस कलर वाले हैं, अंग्रेजों के अंदर वो है, नाइजीरियन लोगों के अंदर कोयले जैसे जीन होते हैं, है ना। तो समझ रहे हो आप, तो हमारी त्वचा का कलर, त्वचा का रंग जो है वो कैसा होगा, वो आपके माता पिता के रंग से ही मिलता जुलता होगा। ऐसा नहीं है कि इंडियंस लोगों का जो बच्चा पैदा हुआ है वो नाइजीरियन जैसा दिख रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। अगला कलर ऑफ हेयर्स, कलर ऑफ हेयर्स, आपके बालों का कलर, बेटा आपने कभी अंग्रेज लोगों के बाल देखे, भूरे होते हैं, है ना, भूरे होते हैं। हम लोग के ब्लैक होते हैं, हम लोग में वही जीन्स है, राइट। तो आप लिखोगे किसका, बालों का रंग, बालों का रंग। और नेक्स्ट आपको लिखना है बेटा इसके साथ साथ कलर ऑफ आईज। आपने देखा ना किसी किसी की आंखों का कलर भूरा होता है, तो उसके पूरे परिवार का भूरा होता है ना। कलर ऑफ आईज, आंखों का रंग, ये सारे वो लक्षण है बेटा, आंखों का रंग हो गया, आपकी त्वचा का रंग हो गया, आपके बालों का कलर हो गया, आपकी हाइट हो गया, ये सारे आपको पिछली पीढ़ी से मिलते हैं बेटा, है ना। ये आपकी पिछली पीढ़ी से मिलते हैं बेटा। आपके अंदर जो लक्षण है वो माता पिता से आए हैं, आपके जाएंगे आपके बच्चों में, उनके जाएंगे उनके बच्चों में, ऐसे आगे से आगे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो पास होते हैं लक्षण, उन्हीं लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण कहते हैं, उन्हीं को हम जेनेटिक कैरेक्टर्स कहते हैं। और याद रखना बेटा, एक लक्षण एक ही जीन लेके जाता है, ऐसा नहीं है कि सारे लक्षणों के लिए एक जीन है, नो। आप लिखना वन जीन इज इक्वल टू वन कैरेक्टर, एक जीन एक ही लक्षण को लेके आता है ना, एक जीन एक लक्षण लेके आएगा। जैसे एक जीन होगा हाइट वाला आपका, एक होगा स्किन के कलर वाला, एक होगा हेयर के कलर वाला, एक होगा आईज के कलर वाला। अब बच्चा ऐसा माना जाता है, सुनिए, आधे लक्षण आपके पापा से आते हैं, आधे आपकी मम्मी से आते हैं। तो जो जीन्स आपके पापा से आए हैं, जैसे आपके पापा की हाइट ज्यादा है ना, और आपकी मम्मी की हाइट ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी हाइट ज्यादा है क्योंकि आपने हाइट लंबाई वाला जीन पापा से आ गया, मम्मी से नहीं आया। अब इसका उल्टा कर लो, अब आप इसका उल्टा कर लो, पापा की हाइट कम, मम्मी की ज्यादा है, आपकी हाइट कैसे निकल गई, आपकी हाइट ज्यादा निकल गई क्योंकि पापा से नहीं आया हाइट वाला जीन, मम्मी से आ गया, मम्मी से आ गया। आप दोनों बने किससे, मम्मी पापा के डीएनए से, मम्मी पापा के जीन से बने हो। तो कभी-कभी ये लक्षण पापा से आते हैं, कभी मम्मी से आते हैं। ये कोई स्टडी नहीं बताती है कि कौन सा जीन पापा से आएगा, कौन सा मम्मी से आएगा।
जो जीन डोमिनेट करता है वो जीन अपनी छाप छोड़ जाता है, इतना आपको याद रखना है। तो एक जीन एक लक्षण को कैरी करता है। अब आप मेरे से पूछोगे कि मैम हमारी बॉडी में कितने जीन्स होते हैं टोटल? ऐसा माना जाता है रिसर्च में कि ह्यूमन बॉडी में टोटल 20,000 से 25,000 जीन होते हैं बेटा। टोटल कितने हैं? 20 से 25,000। लेकिन बच्चों 2003 में एक प्रोजेक्ट आया था जिस प्रोजेक्ट का नाम था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च करी और उन्होंने कहा कि नहीं, ह्यूमन बॉडी में लगभग 30,000 के बराबर जीन होते हैं। ऐसा कहा इस प्रोजेक्ट में, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने। लेकिन ये अभी तक कोई सर्टिफाइड चीज नहीं है। अभी तक ये कोई सर्टिफाइड चीज नहीं है कि भाई ये वैलिड नहीं है, मतलब प्रॉपर तरीके से 100% से इस प्रोजेक्ट को वैलिडेशन नहीं मिला था। तो आपको अगर पूछ ले कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने कितना कितना क्या कहा था कि कितने टोटल जीन है, पहले 30, लेकिन इसको कुछ लोग अभी भी फेक मान रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं हाँ ये है ना, लेकिन ऑन एन एवरेज 20 से 25,000 जीन तो हम लोगों में होते ही होते हैं। ठीक है बच्चा। अब कल की क्लास में मुझसे एक बच्चे ने पूछा जीनोम क्या होता है? आपने जीन तो पढ़ा दिया, जीनोम क्या होता है? चलो मैं एक एग्जांपल देती हूँ बेटा। एक किताब है, किताब का एक पेज जीन है बेटा, पूरी किताब जीनोम है। नहीं समझे? हाँ, एक किताब है, इस किताब का एक पेज है वो जीन कहलाएगा, पूरी किताब जीनोम कहलाएगी। इसका मतलब है डीएनए के ऊपर जब एक बीड जैसी स्ट्रक्चर है ऐसी, इसको क्या बोलोगे? जीन बोलोगे। और ये जो पूरा सेगमेंट है जिसके ऊपर जीन है, इसको क्या बोलोगे? इसको जीनोम बोलोगे। इसे जीनोम कहोगे बेटा। अरे कुछ पहले पढ़ा मेरी बात, जीनोम और जीन में क्या डिफरेंस होता है? जीन होता है बेटा एक छोटा सा सेगमेंट ऑफ डीएनए, ऐसे एक बीड जैसी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आप इस पूरे को जहां जीन लगे हुए हैं, इस पूरे सा पार्ट को एक साथ क्या बोलोगे बेटा? जीनोम बोलोगे। जीनोम बोलोगे। जैसे मैंने किताब का एग्जांपल दिया। ठीक है, तो एग्जाम में नहीं आता जीनोम के बारे में नहीं पूछते हैं, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा इतनी बात। ठीक है, जीन्स, पूरी जीन का जो ग्रुप होता है, आप लिख सकते हो ग्रुप ऑफ जीन्स। आप लिख लो ग्रुप ऑफ जीन्स, यानी कि वो समूह है जिसमें बहुत सारे जीन्स हैं, उनको एक साथ मिलाकर आप क्या कहते हो? जीनोम कहते हो बेटा। और जो सिंगल एक बीड जैसी स्ट्रक्चर है, बिंदु जैसी, इसको आप क्या कहते हो? इसको आप जीन कहते हो। तो माता पिता के क्रोमोसोम्स ने डिसाइड किया, होने वाला बच्चा पिता के क्रोमोसोम्स ने बेसिकली डिसाइड किया कि बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा। अब इस लड़का और लड़की में लक्षण किसके आएंगे? तो 50% लक्षण पापा से आते हैं, 50% लक्षण मम्मी के आते हैं। अब ये कोई नहीं बता सकता है कि पापा से ये वाला आएगा, मम्मी से ये वाला आएगा। ये ऐसा कोई भी रिसर्च, ऐसा कोई भी विज्ञान नहीं बता सकता है। ठीक है, कोई भी लक्षण कहीं से भी आ सकता है, मम्मी से या पापा से, लेकिन पड़ोसियों के नहीं आने चाहिए भैया लक्षण। ये आपको याद रखना है, पड़ोसियों के लक्षण नहीं आए। इस सूरज कुमार के समझ में नहीं आया है, समझ नहीं आ रहा है मैडम। बेटा और कैसे समझाऊं? हाँ बेटा और कैसे समझाऊं तुम्हें? हाँ आगे बात समझ में। तो अब आपको समझ में आया होगा शायद डीएनए क्या होता है। ये डीएनए में चल रहा था सब कुछ, क्योंकि डीएनए हिस्टोन प्रोटीन क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए का सेगमेंट है छोटा सा, उसको आपने क्या बोल दिया? उसको आपने क्या कह दिया? जीन कह दिया बेटा। ये लो, है ना। अब याद रखना, एक बात आपको पढ़ा दूं, हालांकि आगे आपका चैप्टर आएगा तब आपको पढ़ाया जाएगा क्या। सुनो बेटा, जब जब जीन में गड़बड़ होती है, बहुत ध्यान से समझना, जब जब जीन में गड़बड़ हुई, जब जब क्रोमोसोम्स में गड़बड़ हुई, क्रोमोसोम्स को हिंदी बोलेंगे गुणसूत्र, इनमें जब भी कभी प्रॉब्लम हुई, समझ रहे हो, समस्या हुई, तो बच्चे को तो जन्म होगा ही होगा, लेकिन उस बच्चे के साथ कुछ बीमारियां आ जाएंगी, और इन बीमारियों को बोलते हैं जेनेटिक डिजीज। इन्हें हम क्या बोलते हैं? अनुवांशिक रोग, अनुवांशिक बीमारियां। ऐसी बीमारियां जो बच्चे के जन्म के साथ ही आ गई हैं, और ये बीमारियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आगे से आगे जाएंगी। बच्चे में जन्म के साथ बीमारी आई और वो बीमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, जैसे मेरे में आगे, मेरे बच्चे में, मेरे बच्चे से उसके बच्चे में, तो ये आगे से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी जो बीमारियां ट्रांसफर होती हैं, उन्हीं को आप कहते हो अनुवांशिक रोग, उन्हीं को आप कहते हो जेनेटिक डिजीज, अनुवांशिक रोग कहते हैं बेटा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? जल्दी बताओ, आगे होगी ना। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम अनुवांशिक रोग कहते हैं। अब आप मेरे से पूछोगे कैसे गड़बड़ हो जाती है? हाँ कैसे गड़बड़ हो जाती है? एक शब्द होता है बेटा म्यूटेशन। म्यूटेशन, म्यूटेशन को हिंदी में कहते हैं उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन, ठीक है बच्चों, आप खुद सोचो कि 22 जोड़ी क्रोमोसोम था, इस 22 जोड़ी में आप कौन सी भी जोड़ी पकड़ लो, मान लो 18वां पेयर पकड़ लिया मैंने, 18वें पेयर में 2 क्रोमोसोम थे, है ना भाई, जोड़ी का मतलब दो, मान लो ए और बी दो नाम के क्रोमोसोम थे फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पे एक सी नाम का क्रोमोसोम और आ गया, एक्स्ट्रा ऐड हो गया, क्योंकि इन क्रोमोसोम्स के अंदर म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन का मतलब है सडन चेंजेस हो गया, अचानक से बदलाव आ गया। ठीक है, अचानक से बदलाव आ गया तो क्या पैदा हो गया? यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पैदा हो गया। कौन से पेयर में? 18वें पेयर में। तो गड़बड़ हो गई। 19वें पेयर में ऐसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जुड़ गया, तो भाई उसमें प्रॉब्लम होगी। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इनके नंबर में गड़बड़ होने से, है ना, क्या पैदा हो जाते हैं? म्यूटेशन होता है, सडन चेंजेस। अचानक से कोई जीन में प्रॉब्लम होगी तो भाई एक क्रोमोसोम की जगह 2 आ गए, गड़बड़ होगी बेटा। और इन्हीं गड़बड़ होने से क्या पैदा होते हैं? जेनेटिक डिजीजेस, जेनेटिक डिसऑर्डर पैदा होते हैं, जैसे हीमोफीलिया, जैसे कलर ब्लाइंडनेस, जैसे जकॉब सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, कैट सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइंफेल्टर सिंड्रोम। अब आप उम्मीद लगा रहे हैं मैं यहाँ पढ़ाएंगी? नो, ये मैं आपको पढ़ाऊंगी या तो जेनेटिक्स चैप्टर में या बीमारियों वाले चैप्टर में। ठीक है, या तो जेनेटिक वाले चैप्टर में या बीमारियों वाले चैप्टर में। वहां ये सारी बीमारियां करवाएंगे आपको, अभी हम नहीं करवा रहे। क्यों? क्योंकि बेटा अभी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सेल। सेल, ठीक है, हाँ जी मैम। तो चलिए अब आगे, जीन क्या होते हैं, क्रोमोसोम क्या होते हैं, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, सब कुछ समझ में आ गया? हाँ जी मैम। अब बात करेंगे सेल के अगले ऑर्गेनल का। नेक्स्ट ऑर्गेनल लिखना है आपको कौन सा? माइटोकॉन्ड्रियन। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियन या माइटोकॉन्ड्रिया जैसे आपको लिखना हो। सूत्र कणिकाएं, देखो हिंदी मीडियम वाले बच्चों कभी कभी तो माइटोकॉन्ड्रिया लिखा होता है हिंदी में, लेकिन शुद्ध हिंदी इसकी सूत्र कणिकाएं होती है, तो भाई आप दोनों लिख लो। ठीक है, पूरा क्लियर कर दिया मैंने आपका जीन क्या होता है, डीएनए क्या होता है, अब मत पूछना मुझसे बार-बार। अब आओ बच्चों, क्या माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? सबसे पहले आपको मैं दिखाती है ये माइटोकॉन्ड्रिया दिखता कैसा है। ये माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा दिखता है। ऐसा नहीं लग रहा हमारी सूज या चप्पल का जो तलवा होता है,
हलवा होता है उसका जैसा दिख रहा है, हाँ वैसा ही होता है। बेटा सिकल सेल एनीमिया क्या होता है ये सब बाद में पढ़ाएंगे आपको, जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, मैं अभी नहीं पढ़ाने वाली हूं आपको, ठीक है? चैप्टर आएगा, पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, तो छोड़िए, लेकिन चैप्टर से हटके पढ़ सकती हैं आपकी मैडम, वैसे बहुत बड़ा चैप्टर है। अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है पहले सुनो, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल, या दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा कोशिकांग है। अच्छा बच्चों मुझे बताओ, इतने क्वेश्चन मेरे से पूछते हो तो मेरे क्वेश्चन का आंसर करो, सेल का लार्जेस्ट हिस्सा कौन सा था? अर्जुन जी बता दो, केमिस्ट्री क्लास बस क्लास शुक्रवार शनिवार 3 दिन चलेगा, 3 क्लास होगी केमिस्ट्री बस, अभी बार-बार कमेंट करो। सेल का सबसे बड़ा हिस्सा क्या पढ़ाया था मैंने? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद सबसे बड़ा ये होता है कौन? ये बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आता है, दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा कोशिकांग, सबसे बड़ा कोशिकांग 2 नंबर पे जो बड़ा होता है बेटा वो कौन सा होता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बड़ा है, मैं दिखाऊं तब मानेंगे हम। चलो आप बताओ, मैं एक सेल दिखा रही हूं, इसमें आपको बड़ा क्या दिख रहा है? अरे यार फोटो नहीं लगाई मैंने, आज वाले नहीं है ना, इसमें वो वाली होगी, नहीं मिली ना, चलो छोड़ो मैं आपको आगे दिखा दूंगा, कल क्लास में दिखाऊंगा, ठीक है? दूसरे स्थान पे सबसे बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया इज ए डबल मेम्ब्रेन होती है इसके ऊपर, यह है दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। पढ़ा था ना न्यूक्लियस के बाहर भी 2 मेम्ब्रेन होती है ना, ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर भी कितनी मेम्ब्रेन होंगी? 2 मेम्ब्रेन मिलेंगे बेटा। देखो ऐसा होता है माइटोकॉन्ड्रिया, एक मेम्ब्रेन तो ये होगी, ठीक है ऐसे, और एक मेम्ब्रेन ये मान लो आप, ऐसे 2 मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया, यह है दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग होता है। नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया वाज द फर्स्ट ओरिजिनेटेड सेल ऑर्गेनेल। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जब कोई सेल बनती है ना, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, तो उस सेल में सबसे पहले क्या बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो लिखो यह है प्रथम उद्भिद कोशिकांग है। प्रथम उद्भिद कोशिकांग का मतलब क्या हो गया? जब कोई सेल बनती है तो उस सेल में सबसे पहले क्या बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया बनता है बेटा, ठीक है? सबसे पहले क्या बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया बनता है उसके अंदर। एग्जाम में आते हैं तो स्टार्ट कर लेना। नेक्स्ट बच्चों अगला, मैंने आपको एक क्लास में पढ़ाया था, हमारे बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, उनके पास ना ही तो न्यूक्लियस होता है ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बताया था ना? तो बच्चों हमारी बॉडी में आरबीसी के पास क्या नहीं होता? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। इसके अलावा जितनी भी सेल्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया सबके पास होता है। तो आप क्या लिखोगे? लाल रक्त कोशिकाओं के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। इसके अलावा जितनी भी आंख, नाक, कान, पैर, गला, किसी की भी सेल उठा लो, सब में आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखेगा ही दिखेगा। अब ये बात मुझे आप लोग बताओगे कि 2 टाइप की सेल्स होती हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, है ना, और एक होता है यूकैरियोटिक सेल। एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका। आप मुझे बताओ क्या प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है? आपको मैंने पढ़ाया, बताओ। मैम आपने साफ साफ बोला था प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं होता? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, जबकि कोई भी यूकैरियोटिक सेल होगी उसमें माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा और हमेशा होगा। बस ह्यूमन बॉडी की आरबीसी को छोड़ दो, यानी लाल रक्त कोशिका को छोड़ दो, उसके पास नहीं होगा, है ना? आगे बात समझ में? अब आओ नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है सेमी ऑटोनोमस बॉडी। बेटा इसको कितने स्टार करने होते कर लो, एग्जाम में आता है। इट इज नोन एज सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल या सेमी ऑटोनोमस बॉडी कह सकते हैं। देखो इसे अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहते हैं। अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, बेटा स्वायत्त मतलब होता है, ऑटोनोमस का मतलब ऑटोमेटिक, अपने आप, है ना? स्वायत्त कोशिकांग है। तो आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया अपने आधे से ज्यादा काम खुद कर लेता है, आधे से ज्यादा काम खुद कर लेता है, किसी पे डिपेंड नहीं करता बेटा, ये पूरा नहीं कर पाता। इसलिए हमने क्या बोला? सेमी ऑटोनोमस बॉडी। अर्ध का मतलब आधा, स्वायत्त का मतलब स्वयं करने वाला कोशिकांग है। ये अपने आधे से ज्यादा काम खुद कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि बेटा मैंने पढ़ाया था माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए होता है। कहा था ना डीएनए कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए है। अब आप खुद सोचो, डीएनए है तो आरएनए बना लेगा, प्रोटीन बना लेगा, तो इसे किसकी जरूरत है? क्यों लेगा ये किसकी जरूरत? ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए होता है क्या? जी हाँ। और माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए याद रखना कैसा होता है? सर्कुलर प्लस सिंगल हेलिक्स होता है। गोल और कैसा? एक कुंडली वाला होता है, गोल और एक कुंडलित वाला होता है। अब मुझे ये बताओ बेटा, ये गोल और एक कुंडलित डीएनए हमने कहां पढ़ा था? कहां पढ़ा था? याद करो। मैम आपने पढ़ाया था प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए गोल होता है और एक कुंडली वाला होता है, पढ़ाया था ना? हाँ बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है ना उसको नाम देते हैं एमडीएनए। यहाँ पे एम की फुल फॉर्म क्या है? माइटोकॉन्ड्रियन डीएनए। अभी आपसे पूछ ले वेयर इज एमडीएनए प्रेजेंट, तो एम का मतलब क्या है? माइटोकॉन्ड्रियन डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है, भाई साहब ये अमीर है, ये अपने काम अपने आप कर लेता है बहुत सारे काम, तो माइटोकॉन्ड्रियन डीएनए को हम एमडीएनए कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का राइबोसोम भी होता है। जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद के राइबोसोम्स होते हैं, लेकिन वो राइबोसोम्स किसके प्रकार के, कौन से प्रकार के हैं? 70S प्रकार के। अब मुझे ये बताओ कौन से टाइप की सेल में एक तो गोल डीएनए था और सिंगल हेलिक्स वाला था, और कौन से टाइप की सेल में 70S राइबोसोम था? जल्दी बताओ, जल्दी, मुझे सबसे आंसर चाहिए। मैंने पढ़ाया था प्रोकैरियोटिक कोशिका का डीएनए गोल और एक कुंडली वाला होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल के पास जो राइबोसोम होता है वो कैसा होता है? वो 70S प्रकार का होता है। इसीलिए बच्चों हम माइटोकॉन्ड्रिया की तुलना किससे करते हैं? आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया दिखने में कौन सी सेल जैसा होता है? प्रोकैरियोटिक सेल जैसा होता है। एग्जामिनर पूछता है माइटोकॉन्ड्रिया की तुलना कौन से प्रकार की कोशिका से की जाती है और क्यों की जाती है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए हुबहू वैसा ही है जैसा प्रोकैरियोटिक सेल का होता है। क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में 70S प्रकार का डीएनए है, तो हम दोनों की तुलना एक जैसी कर देते हैं। उल्टा पूछे कैसे पूछे, है ना? है ना? आपसे पूछे माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कौन सी सेल जैसा दिखता है, क्या पूछे प्रोकैरियोटिक सेल किस सेल ऑर्गेनेल जैसी दिखती है? ठीक है, आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? हाँ जी मैम। तो माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर 2 झिल्ली होती है, सबसे पहले सेल में ये बनता है, और माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस के बाद सबसे बड़ा कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया में सिर्फ और सिर्फ आरबीसी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया आप बताओगे बेटा प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता, यूकैरियोटिक में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम है, इसलिए ये बहुत सारे काम खुद कर लेता है, किसी और पे डिपेंड नहीं करता है। इसीलिए हम इसे बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस बॉडी, अर्ध स्वायत्त अंग, आधे से ज्यादा काम स्वयं कर लेता है अपना, है ना? आधे से ज्यादा काम खुद कर लेता है। तो आप लिख देना इसमें डीएनए उपस्थित होता है, इसमें 70S प्रकार का राइबोसोम उपस्थित होता है, इसका डीएनए गोल और एक कुंडली वाला होता है, इसके डीएनए का नाम एमडीएनए है, एम का मतलब होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ठीक है, आगे बात समझ में? जी हाँ मैम। अब बात ये आती है माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है मैम? जैसे डीएनए का काम था, क्रोमोसोम का काम था, जीन का काम था, अब बच्चों मुझे ये बता दो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है हमारी सेल्स में? अरे आप सबने सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल, या इसका दूसरा नाम होता है एनर्जी हाउस ऑफ द सेल। इसी को कहते हैं कोशिका का शक्ति ग्रह या कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। ये वो घर है सेल का जहां पे क्या बनती है? ऊर्जा बनती है, एनर्जी बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज एनर्जी हाउस ऑफ द सेल, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं शायद आप लोग। इसके अंदर क्या बनती है? एनर्जी बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का वो हिस्सा है जिसके पास क्या होती है? एनर्जी प्रोडक्शन होता है। एनर्जी प्रोडक्शन का मतलब है ऊर्जा बनती भी है, और मैं आपको बता दूं जब ज्यादा बन जाती है एनर्जी तो वो स्टोर भी होती है। यहीं पे ऊर्जा बनती है और यहीं पे ऊर्जा का संग्रहण होता है। ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है और लिख देना ऊर्जा संग्रहित भी होती है। बेटा जब ज्यादा एनर्जी बनती है तो उसको स्टोर कर लेगा ना। स्टोर का मतलब क्या होता है? भंडारण करना, संग्रहण करना। तो ऊर्जा संग्रहित होती है और ऊर्जा बनती भी कहां पे है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही बनती है। अब कैसे बनती है वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। कल हमारा माइटोकॉन्ड्रिया खत्म हो जाएगा, राइबोसोम खत्म हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके। अब बताओ कोई डाउट? अब बताओ सुनील कुमार की केमिस्ट्री क्लास करोगे तुम, बायो समझ नहीं आ रहा, केमिस्ट्री पढ़ के क्या करोगे तुम? हां तुम्हें बायो समझ नहीं आ रहा है, तुम केमिस्ट्री पढ़ के क्या करोगे? तुम देखे बार कमेंट करते हो समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। जब बायो समझ नहीं आ रहा तो केमिस्ट्री पढ़ के क्या कर लोगे भाई साहब तुम? केमिस्ट्री की क्लास आपकी इस बृहस्पतिवार यानी परसों, आज क्या है? मंगलवार है ना, परसों आपकी सुबह 11 से 12 में केमिस्ट्री की क्लास लगेगी। अब पूछो भाई तुम लोगों ने तो मेरे पास तो फोन आया था कि मैम एक दिन में आप सिर्फ एक क्लास कर लो, 3 दिन बायो, 3 दिन केमिस्ट्री कर लो। अब तुम लोग भी परेशान करते हो यार। ठीक है, आगे बात समझ में? यस और नो? आपको डाउट पूछो, आज की क्लास का डाउट पूछो, ठीक है? पिछली क्लास का पूछने की जरूरत नहीं। एक दो बच्चों को हमारी क्लास में हमेशा प्रॉब्लम रहती है, हमेशा। क्या है?
एक वीक में 3 क्लास केमिस्ट्री सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। मैं कह रही हूं ना, सुन लो मेरी बात। बस इस वीक में ऐसे बेस सॉल्व चैप्टर की प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी, नया चैप्टर शुरू करेंगे, इस वीक मैथ्स एंड नॉन मैथ्स पूरा धातु शुरू करेंगे। कितनी प्रॉब्लम है तुम लोग, मेरी क्लास में प्रॉब्लम होती है किसी और की डिस्कवरी किसी की, भाई माइटोकॉन्ड्रिया होस्ट कल पढ़ाऊंगी, 5-6 नाम है, 1-2 नाम नहीं याद करने, यहां पे कल पढ़ाएंगे सारे। तुम लोग और मास्टरों की क्लास में प्रॉब्लम होती है तो मैं कोई घेर लेते हो। हां, एक बच्चा इतने 50 कमेंट करके समझ में नहीं आ रहा, मैडम समझ नहीं आ रहा, मैडम समझ नहीं आ रहा है। बेटा ये भगवान ने भेजा भेजा है, उसके अंदर कुछ देके भेजा है कि नहीं भेजा है? हां, नहीं भेजा तो मतलब ये भेजा तो थोड़ा काम हो ना, तब समझ में आएगा बेटा। इस बार कमेंट करने से वैसे समझ में नहीं आएगा तुम्हें। पता नहीं कैसे बच्चे, मुझे समझ में नहीं आ रहा बेटा, कैसे तुम लोग समझ आ रहे हैं। आज पीएनजी की प्रॉब्लम आपकी मैडम सॉल्व करवाएंगे, ठीक है? आज हम पीएनजी देंगे इस चैप्टर की क्लास में, देखते हैं भाई साहब शाम तक अपलोड करते हैं कि नहीं करते हैं, तो कल उनकी क्लास नहीं जाएगी, है ना? दोनों बच्चे कैसे होते हैं आगे पढ़ाएंगे, रुक जाओ, मींस कैसे होते हैं आगे पढ़ाएंगे, अभी चैप्टर नहीं है ये। अरे एक की कितनी चिंता, कितनी और क्लास बाकी है, बट इतना तो पढ़ना चाहिए। मैं तो पूरा 2 साल बायोलॉजी पढ़ा सकती हूं, फिर भी खत्म नहीं होगा, और मैं तेरे को 20 दिन में बायोलॉजी पढ़ा के खत्म कर सकती हूं। अब तू डिसाइड कर, तू कितना पढ़ना है मेरे से। हां, अब तू डिसाइड कर। चल, निरंजन ने दुखी कर दिया, मेरे मैसेज नहीं जा रहे, मेरे मैसेज नहीं जा रहे। चल, मैम आप मेरी मोटिवेशनल गर्ल बन गई हो, थैंक यू भाई, थैंक यू। मैं भी किसी को मोटिवेट कर रही हूं, मुझे क्या मोटिवेट करते हो? हां, बहुत अच्छी बात है यार। हां, अगर मैं एक बच्चे को भी मोटिवेट कर रही हूं, उसकी लाइफ में कुछ चेंजेस ला रही हूं, तो ये तो मेरी बहुत अच्छी बात है बेटा। मैं एक दिन आपका सरप्राइज टेस्ट लूंगी, जितना पढ़ाया है उतना याद रखना। किसी भी दिन मैं एक दिन सरप्राइज टेस्ट लूंगी, बताऊंगी नहीं आपको, इसलिए मैम खान सर शादी कर लिए हैं। आज मेरे पास इनविटेशन भी आया था, जस्ट मैं क्लास से पहले खान सर से बात कर रही हूं, ये देखो मेरे पास इनविटेशन भी आया, 2 जून का उनका रिसेप्शन है कि मैडम आइएगा, ये देखो खान सर जी सेंटर, ये मेरे पास इनविटेशन कार्ड भी आया था। खान सर शादी कर लिए हैं, खान सर हमें बहन मानते हैं और एक बार मिले भी हैं सर से, तो वो ये कह रहे थे कि मैडम अपने हस्बैंड को लेकर रिसेप्शन में आइएगा, लेकिन बच्चों इतनी गर्मी और इतना दूर पटना कैसे जा पाएंगे, हम कोशिश करते हैं जाने की, है ना? चलो चलो बच्चों, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल की क्लास में मिलेंगे। मैं मेरे तो सपने में बायो की क्लास आती है, और आप लोगों से एक इंसिडेंट शेयर करूं मैं। चलो मैंने पहले पढ़ाई थी, मतलब इनको एक बार बीच में ना एक आधा यूपीएससी के बैच ज्वाइन कर लिया था, करोल दिल्ली में राजेंद्र नगर, तो वहां पे मैंने 2 यूपीएससी के बैच ज्वाइन किया था बेसिक एनसीईआरटी पढ़ाने के लिए। ये बात हो गई आई थिंक 2019 18 की बात, 17 की बात, 2017 में। तो मैं वहां करोल पढ़ाने गई थी, तो मैंने क्या किया था, रात में ये हार्ड वर्ड्स पढ़ा दिया कि ऐसे हार्ट अटैक आता है ना, ऐसे ऐसे ब्लॉकेज आती है, करके पूरा है पूरा पढ़ा दिया मैंने। उसके बाद अगले दिन मैं क्लास करने गई, तो एक बच्चे की मम्मी आ रही थी उसके साथ, तो वो आंटी मेरे चिल्ला रही कि आपने हमारे बच्चे को क्या पढ़ा दिया, आपने हमारे बच्चे को, मैंने क्या पढ़ा दिया आंटी, समझ नहीं पा रही। कह रही कि हमारा बच्चा कल रात से चिल्ला रहा है, मुझे हार्ट अटैक आने वाला है, मुझे हार्ट अटैक आने वाला है। अब बताओ, मैंने कहा आंटी नहीं, हमने तो एक्सप्लेन किया था, करना पड़ता है क्योंकि इसके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमने पढ़ाया है। तो कह रहे हमारा बच्चा कल रात से जब से आपकी क्लास करके गया है, बस रात से चिल्ला रहा है कि मैडम ने बोला हार्ट अटैक ऐसे आता है, ऐसे आता है, तुम्हें हार्ट अटैक आने वाला है, मम्मी बचा लो, मम्मी बचा लो, डॉक्टर के लेके चलो। ओ भैया उस दिन हमें ऐसा लगा कि अरे बाप रे ये क्या हो गया, है ना? कभी-कभी ज्यादा पढ़ाना भी घातक हो जाता है टीचर के लिए, है ना? फिर हमने आंटी को समझाया, आंटी ऐसा अपने बच्चे से मेरी बात करो, फोन पे बात करिए, उनसे बुला के शांत हुई। चलो थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, कल की क्लास में मिलेंगे आपको, ठीक है? ऐसे इंसिडेंट्स भी होते हैं मेरे साथ, बिल्कुल देख रहे हो टीचर की लाइफ कितनी मुश्किल होती है। चलो कल मिलते हैं आपसे।